बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ऐसे मौजू के साथ कि जब उस मौजू की बात होती है तो हम सब एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। क्रिकेट की बात करेंगे आज। क्रिकेट पाकिस्तान में हम सबको हमेशा जोड़े रखता है। कोई भी मौसम हो, हमें उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जब क्रिकेट का मौसम होता है तो हम सब वाकई बड़े एक्साइटेड होते हैं और उस क्रिकेट के उस मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। हाल ही में हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खेल के आई है, जिसमें 3 मैचेस जो हैं वो T20 थे और 2 टेस्ट मैचेस थे। बुरी तरह शिकस्त पाकिस्तानी टीम को हुई। परफॉर्मेंस उनकी जो कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन रही, और पूरी कौम, जो अभी हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट के नाम पे जो सब इकट्ठे होते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट सीज़न की वजह से, और वो सब के सब लोग जो हैं इस वक्त बुरी तरह मायूस हैं और सब चाहते हैं कि मतलब हमारी टीम एक अच्छी जगह पे हमेशा स्टैंड करती रही है। हमारी टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम्स के हिसाब से देखा जाए तो एक अपना एक अपनी पहचान थी इनकी। अच्छा, मगर अभी जिस परफॉर्मेंस के साथ हम लोग खेल रहे हैं ये हम कभी भी नहीं रहे हैं। तो आखिर वो ये गलतियां कहाँ से हो रही हैं, किसकी गफलत है, और क्यों हमारे जो लड़के जो हैं वो ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या कि क्रिकेट का म्यार बदल गया है, वो बहुत दूसरी टीम बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गई, हम लोगों ने अपने आप को बेहतर नहीं किया। क्या बेसिक रीजंस क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, ये क्रिकेट कमेंटेटर हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट के खसूसी एंकर भी हैं, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो होस्ट भी करते हैं। तो इनका जो एरिया है वो क्रिकेट है, तो आज हम इनसे बात करेंगे ज़रा क्रिकेट के बारे में। अली सलमान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम, ठीक हैं आप? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी जनाब बहुत बहुत सुबह खैर। मुझे ये बताइए कि जब परफॉर्मेंस, आपको तो एरिया ही क्रिकेट है ना, मतलब क्रिकेट ही आपको फॉलो करनी होती है हर हाल में, जब परफॉर्मेंस ऐसी चल रही हो जो अभी आपने पिछले दिनों देखी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अली सलमान हमारे साथ हैं। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा जो कारकर्दगी है टीम की, उस बारे में। और अभी 11 तारीख को श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आने वाली है, उनके साथ मैचेस का एक सिलसिला शुरू होने वाला है, इस हवाले से बात हो रही है। सर देखें, मेन बॉलर्स जो हैं हमारे अभी नसीम शाह और मूसा शाह, ठीक है, क्या हम इनके ऊपर अभी दोबारा फिर से रिलाई करेंगे, या हसन अली जिनकी कमर में दर्द निकली हुई है वो उनकी कमर ठीक हो जाएगी और वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर वापस टीम में शामिल होंगे? हम अपने एक क्या तवक्को रखें कि क्या पहले की तरह टीम नजर आएगी, या ये भी जो हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसी तरह क्रिकेट की भी सूरत हाल चल रही है कि नया प्रोसेस शुरू हो रहा है, शायद कल को जाके बेहतरी हो जाए? देखिए, और जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद चेंजेस तो होंगी पाकिस्तान की टीम में, मैं उस पर जरा सा बाद में आऊँगा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत ही, ये शायद हमारे नाजरीन को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से हो जाए कि पाकिस्तान ने एक वर्स्ट रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टिल फ्रॉम 2001 टिल 2004 बांग्लादेश अपने सोइल पे 13 मुसलसल टेस्ट मैचेस हार रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जाके मुसलसल 14 टेस्ट मैचेस हार गया है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही वर्स्ट रिकॉर्ड है जो अपने नाम किया। ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक रिकॉर्ड बता दिया मैंने। दूसरी चीज़, ये टीम में चेंजेस जरूर होंगी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि फवाद आलम की यहाँ पे वापसी होने वाली है, कि फवाद आलम पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हरीफ मोहम्मद से लेके जावेद मिदाद से लेके इंजमाम से लेके यूसुफ और यूनुस ग्रेड्स पैदा किए हैं पाकिस्तान ने बैटिंग के हवाले से। सही है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास की एवरेज है अबव 55 फवाद आलम की। आप जब ऐसे प्लेयर को चांस नहीं दे रहे और आप दूसरे प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं, इफ्तिखार को आप लेके चले गए, इफ्तिखार नो डाउट वाला अच्छा प्लेयर है, मैंने आपके किसी शो में कहा भी था कि इफ्तिखार एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टफ सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। मूसा को वहाँ पे लेके गए, नसीम को लेके गए, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है और दुनिया की टफेस्ट सीरीज है जो हम वहाँ पे खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे आप अपनी सॉइल्स पे आप चांस देते, अपने होम ग्राउंड पे देते, जहाँ पे बच्चे खेलते हुए आए, वहाँ पे बाउंस का, वहाँ पे बॉल की लेंथ का बड़ा डिफरेंस होता है, और ये वजह के फिर पाकिस्तान ने सफर किया। लेकिन जिस तरह तो फिर यही लड़के जो अगर पाकिस्तान में ही खेलना है, पाकिस्तान में अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो फिर अभी श्रीलंका में इनको चेंज करने की क्या जरूरत है? फिर दोबारा चांस पक्का करें। मेरा नहीं ख्याल कि नसीम को और मूसा को भी ये चेंज इनको करना चाहिए अब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आ गए, वो एक्सपीरियंस लेकर आ गए। अगर इनको अगर ड्रॉप करते हैं तो फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। वही मेरा नहीं ख्याल कि अभी अगर ड्रॉप हो गए
ठीक है, तो अगर टीम से 6 महीने के लिए भी निकल गए तो दोबारा तो कितने सालों बाद जाके बारी आनी है इनकी दोबारा खेलने की, तो अब टैलेंट वेस्ट कर देंगे हम लोग। बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहाँ पे राहत अली की जगह मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम में बनती है। ताबिश खान आपके डोमेस्टिक में आउट कर रहे हैं और इन्हीं सॉइल्स पे उन्होंने 550 से ज्यादा विकेट फर्स्ट क्लास में लिए हैं। कौन है हमारे साथ? जी जी, मैं शेखावत बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। शेख आबिद बात कर रहे हैं रावलपिंडी से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेख आबिद साहब क्या कहेंगे? जी जी, ये मैं कहता हूँ, ये पुराने खिलाड़ी थे ना हमारे, बहुत अच्छे थे, जो आज ना मतलब नए खिलाड़ी जो आए हैं ना, जी जी, इनको पैसा की हफज है, इनको लालच है, इनको तनख्वाहें मिल रही है, इनको परवाह नहीं कैसे खेलना कैसे नहीं खेलना। तो मतलब जो पहले वाले थे ना वो मेहनत करते थे, ये लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, समझ आई ना। देखो ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गए थे ये। सही है, आपको लगता है कि ये लड़के सारे सेटल हो जाएंगे और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टीम में मतलब अच्छी जगह बना सकेंगे? मेरे बहुत मुश्किल है, बहुत, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तो मेहनत कौन करेगा? आप असल कसूरवार कौन है, आपको क्या लगता है? आप देखो, मैं कहता हूँ ये मतलब इसमें भी करप्शन है, जो आपस में जो है ना, मतलब वो आपस में कुछ इनके तल्लुकात ये वो खराब है ना, इस वजह से मतलब हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। सही है, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया शेख साहब। अब हम मायूस हुई हुई है, मतलब उनका दिल टूटा हुआ है क्रिकेट की सूरत हाल देख के। अभी देखिए पाकिस्तान में श्रीलंका की सीरीज हो रही है और कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही, कोई जाके मैंने अभी तक नहीं देखा, अभी कुछ दिन रह गए, मेरी सराउंडिंग में एटलीस्ट अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम मैच देखने जा रहे हैं। देखिए टिकट इसका इस वक्त हाल जो हमारे क्रिकेट का है ना, वो हॉकी वाला हाल हो रहा है बिल्कुल, कि हॉकी के कैप्टन को अगर आज 4 आदमियों में खड़ा हो तो कोई भी नहीं पहचानेगा। हम क्रिकेट का जो हाल कर रहे हैं वही हाल कर रहे हैं, क्योंकि देखें कोई भी खेल उस वक्त तक पॉपुलैरिटी हासिल करता है जब तक आप जीत कर आ रहे हो, लॉरेंस ला रहे हो या मेडल्स लेकर आ रहे हो। जब आप जीत ही नहीं रहे तो फिर लोग फॉलो करना छोड़ देते हैं। अब जो सोच है ना, एक तो स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज किया डोमेस्टिक का, उससे भी लोगों में बहुत मायूसी है। अब अगर आज मेरा बेटा क्रिकेट खेलना चाहता है, आपका भाई क्रिकेट खेलना चाहता है, तो आप कभी भी नहीं कहेंगे इस गेम में आओ, क्योंकि अब जॉब्स नहीं है, डिपार्टमेंट ने अपनी टीमें खत्म कर दी हैं, तो कोई क्रिकेट खेलेगा तो क्यों खेलेगा? क्रिकेट का एक अच्छा बैट, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बैट यूज करते हैं, अराउंड 50 to 60,000 आता है वो बैट। एक अच्छा बैट अगर 50-60 हज़ार रुपए का आ रहा है और जॉब्स आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे? तो क्रिकेट तो हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म कर रहे हैं और क्रिकेट का हॉकी वाला हाल या स्कॉश वाला हाल हम करते के लिए चले जा रहे हैं कि अब क्रिकेट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा टैलेंट सामने आएगा। जिस तरह ये भी बात कर रहे हैं शेख आबिद साहब के, माजी में जिस तरह सामने आता था, डिपार्टमेंट स्टार्स पैदा होते थे क्रिकेट के, वो जीतते थे ना। आप इस पूरी टीम में देखें ना, कोई मुझे बताएं कि स्टार्स जो हैं वो कौन है, मतलब ऐसे जो, इसलिए हम सेटल नहीं होने देते ना किसी प्लेयर को। अब गलत सिलेक्शन होता है। अब फवाद आलम में आपका डोमेस्टिक का स्टार है, उसको आप खिलाने के, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको कि 55+ का वो एवरेज रखा हुआ है। ताबिश खान 550 खदमात है क्रिकेट के लिए, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग हमारे बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त से निकाला है पाकिस्तानी टीम को, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त उनके ऊपर रिलाई करना, मतलब उनकी सारी इज्जत को आप मट्टियों में लाना चाहते हो, सारा कुछ उनके कंधों पर डाल दिया और डिसीजन किसका था? बुरा भला करवा, ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन किसका डिसीजन था? देखें ना, अच्छा अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं शाहरुख खान का बड़ा फैन हूं, अगर आप ये कहेंगे यार आप शाहरुख खान की जगह जो है वो आ जाए मूवी में, अब मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकते, तो मुझे डिसीजन करना है ना, ये मेरा डिसीजन है कि मैं कर सकता हूं। मिसबा को ये सोचना चाहिए था कि हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्लेम आता है कोच के ऊपर। मिकी आर्थर में आपको पता है कि किस तरह से वर्ल्ड कप के बाद फौरन ब्लेम आया। बांग्लादेश ने अपने कोच को जो है फारिग कर दिया। रवि शास्त्री सेमीफाइनल तक पहुंची इंडिया की टीम, रवि शास्त्री के ऊपर कितना बड़ा ब्लेम आया कि उनकी दोबारा से उनको जो है वो कोच अपॉइंट करना पड़ा। ये वो सारी चीजें हैं कि मिसबा को सोचना चाहिए था कि बैटिंग कंसल्टेंट वो हैं, चीफ सिलेक्टर वो हैं, हेड कोच वो हैं, इतनी सारी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इतनी ही होगी। बिल्कुल सही है, मतलब मेरा ख्याल है इसके लिए 3-4 लोग होने चाहिए थे जो अलग अलग अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अब वो पता नहीं इतना प्रेशर, नए लड़के, ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड, जो लोग मेंशन नहीं कर रहे, जो लोग नहीं सोच रहे, मैं क्विकली बताता हूं कि सिलेक्शन कमेटी भी इसकी जो 6 टीमों के अंदर कोचेस लगाए डोमेस्टिक के, वो 6 के 6 सिलेक्टर भी हैं। अगर आप उनको देखें तो उसमें सिवाय अरशद खान के कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। आजाद के साथ साथ जो आपके सिलेक्टर्स हैं उनका क्या काम है? अब ये इन्होंने जो 6 नया फॉर्मेट लेकर आए क्रिकेट की ऐसी तैसी करने के लिए कि जो 6 रीजन के जो कोचेस हैं वही सिलेक्शन कमेटी में भी इन्वॉल्व हैं।
अगर हम सिंध की बात करते हैं, सिंध में आजम खान एक टेस्ट मैच खेले हुए हैं, फिर उसके अलावा अब्दुल रहमान जो इसके सेंट्रल पंजाब के हैं, उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई है। इसके अरशद खान एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, जो बलूचिस्तान को इस वक्त कोच कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो कोचेज हैं, अगर हम मोहम्मद वसीम की बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जो रावलपिंडी से हैं, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट खेली, लेकिन मोस्टली जो है कोचेज इनके वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं। जब ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं तो फिर आपको पता है कि जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर एक आपने नहीं किया हुआ, टेस्ट नहीं किया हुआ, तो फिर आप उसको नहीं आप एनालाइज कर सकते। नहीं तो क्या हमारे पास लोग नहीं है क्या? फिर वही बात, हम शुरू से मेरिट नहीं आ रही ना, हम मेरिट को नहीं करते, हम लॉबिंग पे चल रहे होते हैं। कोई अगर आदमी बैठ के शाम में टीवी का अगर एनालिस्ट बना बैठा है तो वो अपनी लॉबिंग कर रहा है, वो उस चैनल को यूज कर रहा है, उसका एयर टाइम यूज कर रहा है, अपनी लॉबिंग वो कर रहा है, कोई कहीं से अपनी लॉबिंग चला रहा है, कोई कहीं से अपनी लॉबिंग चला रहा है। जब तक आपका फेयर सिलेक्शन नहीं होगा, शोएब अख्तर जैसे लोगों को क्यों नहीं लेकर? अरे सर देखे ना, सियासतदान हर मुल्क में होते हैं, चैनल्स ये सारे हर मुल्क में होते हैं, क्रिकेट की सूरत हाल तो उन लोगों ने, जैसे इंडिया है, उन्होंने तो एक अच्छा सारा शफाफ रखा हुआ है ना। ये तो सिस्टम तो मौजूद हो गई कि इन लोगों की प्लानिंग से, इनकी लॉबी सिस्टम से बचने के लिए क्या तरीकाकार दूसरे ममालिक ने आजमाया हुआ है, हमने क्या आजमाना है? हमारे पास कोई या तो रेफरेंस ना हो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना इंडिया में। अकाउंटेबिलिटी है, मैंने अभी अब तक अगर जो इंडिया की टीम थी वो सेमीफाइनल तक पहुंची वहां पे, लेकिन उसके बाद रवि शास्त्री की जगह जो थी वो स्टेक पे लग गई कि रवि शास्त्री को वहां से सैक किया जा सकता है। दोबारा से उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए कोच, जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अभी आप देखें, अभी आप ऑस्ट्रेलिया से हार कर रहे हैं सीरीज, श्रीलंका से आप एक आध टेस्ट मैच जीतेंगे, सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो रिजल्ट आपके फिर ऐसे ही आएंगे। ठीक है, आपकी सजेशन वैसे क्या है? अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की टीम श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए पाकिस्तान के ग्राउंड्स में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं, अगर उनको टीम में शामिल किया जाए तो, और जो टीम में शामिल जो है इस वक्त टीम में है, तो कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखिए, अगर हम ओपनर्स की बात करते हैं, आबिद अली आपके पास बेंच पे बैठा रहा ऑस्ट्रेलिया में, आबिद अली को चांस देना चाहिए मामूल हक की जगह। शान मसूद ने लास्ट टेस्ट मैच में रन स्कोर कर दिया, 68 के करीब उसने रन स्कोर किए, तो शान मसूद तो ऑटोमेटिक चॉइस है। अगर ओपनर की बात करते हैं तो फिर आबिद अली आ जाता है। अगर हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, वहाँ पे फिर फवाद आलम आ जाता है। आबिद अली के साथ साथ अगर आपने तीसरा ओपनर लेना है, अभी समी असलम ने 800 से ज्यादा रन किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही है, तो समी असलम जो आपका डिस्कार्डेड प्लेयर है, उसने टेस्ट मैचेस भी खेले हुए, समी असलम भी एक चॉइस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, राहत है आपके पास फास्ट बॉलिंग में, इसके अलावा ताबिश खान को चांस दें। ताबिश खान को क्यों नहीं चांस दे रहे? वो इसी सोहेल से पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास में 550 आउट कर रहा है, चांस तो देके देखे ना। बिल्कुल, जब तक आपको डीप वाटर में नहीं डालेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है नहीं खेल सकता? यासिर शाह को अभी आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई दूसरा लेग स्पिनर तैयार ही नहीं किया। अच्छा, कोई टेस्ट में कोई दूसरा लेग स्पिनर तैयार नहीं किया। अब हमारे कप्तान हमारे जो कोच हैं मिसबा, वो ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी यासिर शाह के अलावा कोई दूसरा लेग स्पिनर है तो बताएं। आप डोमेस्टिक जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसमें आप ताबे उसको खिलाते हैं, शादाब खान को। उसके कुछ दिनों के बाद आप जो है वो उस्मान कादिर को एक हफ्ते के बाद लेके चले जाते हैं। उससे कहीं अच्छी परफॉर्मेंस थी, लाड़काना का प्लेयर है जाहिद है वो, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अभी मोहम्मद मोहसिन गया वहाँ पे एमर्जिंग में खेलने गया। प्लेयर हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि प्लेयर नहीं है, लेकिन आपकी जब तक सिलेक्शन फेयर नहीं होगी, सिलेक्शन में मेरिट को आप फोकस नहीं करेंगे, फिर बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि फिर फेवरेटिज्म पे, नेपोटिज्म पे आप चलेंगे तो फिर रिजल्ट इसी तरह से आएंगे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आखिरी बात मुझे ये बताएं कि क्या ग्राउंड्स की सूरत हाल हमारी अच्छी है यहाँ पे? क्योंकि इतने अरसे तक क्रिकेट नहीं हुई है, तो मुल्क के मतलब जो इतने ज्यादा ग्राउंड्स हैं अलग अलग शहरों में, क्या अभी भी वो बेहतरीन उसी हालत में है कि इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं? नहीं, ग्राउंड तो हमारे सही है, वो इसलिए सही है कि पिंडी स्टेडियम बड़ा जबरदस्त है, पिंडी जबरदस्त में वेल मेंटेन स्टेडियम है। फिर नेशनल स्टेडियम में आपको पता है पीएसएल का लास्ट फाइनल भी खेला गया, मैचेस भी खेले गए, तो नेशनल स्टेडियम में मेंटेन है। दोनों जगह पे भी ये टेस्ट मैच है, दोनों ग्राउंड बेहतर है, सही है, फैसिलिटीज हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब वो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं और मतलब एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, सारे सभी उन्हें एज क्रिकेटर जो है पसंद करते रहे, तो इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत भी है, उनके इख्तियार में है चीज़ें, वो बोर्ड में थोड़ी सी तरतीब वगैरह तो बेहतर कर ही सकते हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सारी तरतीब जो इस वक्त बनी हुई है इमरान खान साहब की अपनी ही वो उससे बनी हुई है रिकमेंडेशन से। लेकिन सोशल मीडिया पे एक बड़ी अच्छी बात अभी वायरल हो रही है, और वो बात यह है कि इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका जो सिंबल है वो क्या है? बैट, और बैट ही नहीं चल रहा। तो जब बैट नहीं चल रहा तो फिर रन्स भी नहीं होंगे। ठीक होगा सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। दोस्तों एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मौजूद पे बात करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम नहायत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में शहर कराची के हवाले से। शहर कराची के बारे में आप दोस्त जो कराची में हैं वो और जो कराची में नहीं है वो हमेशा से सुनते आए होंगे कि यहाँ पे क्राइम के हवाले से एक
खबरों का एक तसलसल हमें सुनने को रहता है जिस कि जनाब यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, यहाँ मोबाइल स्नैचिंग और ये फलानी चीज़ें, कभी कुछ। तो इस वक्त जो है एक CPLC की रिपोर्ट मेरे सामने से गुजरी है, तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, और इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में जो एक बेहतरीन तजज़ियाकार मौजूद हैं, हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्यों सारा कुछ हो रहा है, और फिर प्रोग्राम के अगले ही हिस्से में हम ये बात करेंगे कि इसमें बेहतरी किस तरह मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर में 2019 के पहले 10 महीनों में 36,320 मोबाइल फोन्स चोरी या छीने गए। उसके बाद सिर्फ इन मोबाइल फोन्स के अलावा 34,000 गाड़ियां, जिनमें से 21,000 मोटरसाइकिल्स शामिल हैं, वो भी छीन लिए गए हैं। 2018 के मुकाबले में 2019 की जो क्राइम की जो एक क्राइम रेट जो है, जो शरह जो है, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या ये इसी तरह शरह बढ़ती जाएगी या इसको काबू भी किया जाएगा, और कब किया जाएगा, जब पानी जो है वो सर से ऊपर चला जाएगा। तो इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद है एक सीनियर जर्नलिस्ट है और एंकर पर्सन है जनाब हमीद भुट्टो साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है माशाअल्लाह। आज तो आपका अंदाज जो है ना वो बता रहा है कि आप आज भी वो दिन अजरक डे मना रहे हैं आज। बिल्कुल, अपनी सकाफत को प्रमोट तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जबरदस्त जनाब। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये एक पॉलिटिशियन भी हैं और तजज़ियाकार भी हैं, अमानुल्लाह खान प्राचा साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गुड, माशाल्लाह। भुट्टो साहब, ये क्यों क्राइम बढ़ता जा रहा है? कि अमन सिर्फ कागजों में ही रह गया है कि असल में, मतलब जब आप देखें ना, आपका माल अगर वो महफूज नहीं है तो अमन तो जीरो है वहाँ पे। फ़हीम भाई, आपने शुरू में माशाल्लाह ज़बरदस्त बात की कि अमन ज़ीरो है, और CPLC की रिपोर्ट आपने बताई, ये उन्होंने भी गलत बताई है। हत्ता कि मोबाइल कराची के अंदर आप 10 महीने में 1 से 1.5 लाख लोगों से छीनी गई है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ 2 इजला की रिपोर्ट ये बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग थाने पे जाते नहीं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। ये FIR जो लिखी हुई है वो उस बेस पे वो भी बड़ा आधी से कम अपनी बात और अपनी नाअहली छुपाने के लिए गलत बयानी कर रहे हो। जितनी भी आपने आदत शुमार बताए, ये उन्होंने बिल्कुल कम छुपा के बताए हैं कि उनकी बदनामी होगी। और CPLC का मैं तो समझता हूँ कि कोई किरदार अब नहीं रहा वहाँ पे। किसी बिजनेसमैन को, किसी बंदे को बिठा देते हैं और वो सारी पूरी टोपी ड्रामे चल रहे हैं। और ये गैर सरकारी इदारा होता है ना? नहीं, सरकार की सरपरस्ती होती है, उसमें किसी बंदे को रख लेते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, उसका जो चेयरमैन रखते हैं। मगर वहाँ पे भी नाअहली की इंतहा है। सब कुछ सहूलियात, पैसे, गवर्नमेंट के अरबों रुपए की बजट वहाँ पे भी जा रही है, मगर खाई जा रही है। थाने पे जाएं तो एक आपको सादा एप्लीकेशन में लिख के, जिसको कहते हैं जी आपकी रिपोर्ट हो गई, उसका तो CPLC में वजूद ही नहीं होता कि जी आपका कोई मिल जाएगा, तो अगर आपका मोबाइल मिल जाए तो फिर आपका FIR कटवा लेंगे पक्की, तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो गाड़ी आपको कोर्ट से मिलेगी तो बंदा डर जाता है स्कोप में, वो जाके प्रॉपर तरीके से FIR भी नहीं कटवाता। और पुलिस भी इस चक्कर में थी कि हमारे इलाके में कम से कम क्राइम शो हो थानों से। मगर आप खाली आपकी ऑफिस से सिर्फ अगले रोड पे चले जाएं, नदी वाले रोड पे अब तक से बाहर, तो वहाँ पे भी डेली की बुनियादों पे आपसे आपकी मोबाइलें जो छीनी जाती है 100 से 200 जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की जो जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो ये सूरत हाल है। तो यहाँ पे अभी खुद सनती एरिया की कोरंगी की बात कर ले तो वहाँ पे बिजनेसमैनों ने तंग आके पुलिस को मोटरसाइकिल लेके दी है और वहाँ पे गश्ती टीम बनाई गई है। तो पर उसकी सूरत हाल क्या हुई है, जो नए मोबाइल छीनने के लिए, बचने के लिए पुलिस वाले मुकर्रर किए गए, वो लोगों को मोटरसाइकिल पे जो जा रहा है उसको वही पुलिस वाली साइकिल के लोगों से पैसे लेने हैं। जो स्टूडेंट्स जा रहे रास्ते से उसको लूटना है, पैसे लेने। पुलिस की जो साइकिल है ना, वो दिमाग वो चेंज नहीं हो पा रहा। क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ, क्राइम कंट्रोल हुआ ही नहीं। कोरंगी में जैसे एक जिले में इन्होंने वो मोटरसाइकिलें दी हैं, वो मोबाइल
पे जो है ना ये घूम रहे होते हैं, काटिया ने लेके दी जी 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 जी, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ा क्या? कोई नहीं पड़ा, उल्टा लोग लूटे जा रहे हैं। वही पुलिस वाला उल्टा और जबरदस्ती जो बेचारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, criminals लूट रहे थे, अब ये भी दोनों हर इंसान दो तरफ से दोबारा लूटा जा रहा है। उसका फायदे की बजाय यहाँ पे साई की उल्टी होती जा रही है, अगवा की शरह बढ़ती जा रही है। और खाली अगर बात करें अगवा की 10 महीने में, अगर खाली हम कराची की बात कर लें तो कम से कम वो शॉर्ट टर्म के भी लोग अब अगवा होते हैं कि जी आपको घुमाते रहेंगे यहाँ से कराची से घारों तक, जी पैसे दे दें, तो वो 10-12 घंटे में या 3 घंटे में 4 घंटे में पैसे मिल गए। तो इस तरह कुछ 600 से ज़्यादा लोग अगवा हुए हैं और उनको पैसों तावान दे के छोड़ा गया है। तो ये सूरत हाल इतनी है। और उसके साथ ही अगर 10 महीने की बात कर लें तो 10 महीने में कोई मोबाइल छीनने पे कोई 50 से ज़्यादा लोग अपनी जानें खो बैठे हैं। अगर मजामत करते हैं तो उनको मारा जाता है। तो ये सूरत हाल है। अब अगर बात करें सी पे तो दिन एक लड़की दुआ मंगी की अगर बात कर लें तो उसको उठाया गया, उससे पहले औरंगी में 2 बहनों को अगवा करके मार दिया गया। तो ये सूरत हाल तो कहीं से भी अच्छी नहीं। अगर पुलिस का कोई अच्छे अफसर भी है, ऐसा नहीं कि पुलिस के अंदर गंद भी है, गुलाम नबी मेमन कराची के पुलिस चीफ है, बड़े अच्छे इंसान है, उसने जो क्राइम करने वाली जगह पे इलाकों में ज़्यादा क्राइम का रेशो है, उन अफसरों को, उन SHO को, उन तहकीकाती अफसरों को जेल में डाल दिया। और ये भी एक अच्छी बात है पुलिस की कि कम से कम इस 10 महीने में 100 पुलिस वालों को भी जेल में डाला गया है कि जी आप इन क्राइम में मलूस हो। ये भी पुलिस के अंदर एक बात सामने आई है कि जी पुलिस के अंदर भी एक पता चल रहा है, पता चला है कि जी हमारे पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, वो खुद मोबाइल छिनवा रहे हैं, डाके डलवा रहे हैं, लोगों को अगवा मलूस है, यहाँ पे मंशियात फरोश और गुटखा उन चीज़ों में मलूस है। तो ये पुलिस का एक अच्छा कदम है। गुलाम नबी मेमन को एक कम से कम शाबाश और मुबारक भी देनी चाहिए कि कम से कम उन नाअहल और जो काली भेड़िए थी पुलिस के अंदर 100 लोगों को जेल में तो डाला है। ये भी एक पॉजिटिव अमल है। बिल्कुल। पहले मुझे बताएं कि आपका कभी जिंदगी में मोबाइल छीना है? मेरी भी 3 बार छीन चुकी है। अच्छा, हाथ में लाओ फिर। 3 बार मेरा छिना है। मान भाई आपकी क्या सूरत हाल? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं छीना। कभी नहीं छीना? अल्लाह ने छीना है। अच्छा, मैंने भी एक दफा ऐसे कहा था, छिन गया। मैंने ऐसा रखा हुआ है कि छीनने वाला जो कहेगा ये मेरे से तुम अपना ले लो। अच्छा देखिए, असला जो है वो शहर कराची से ख़त्म किया जा रहा था। रेंजर्स आज भी रात में अपना नाके लगे होते हैं, वो तलाशी ले रहे होते हैं। तो गैर कानूनी असला कब तक मौजूद रहेगा और कब तक ये जो क्रिमिनल्स हैं ये इस तरह आम शहरियों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्लियर है कि जिस माशरे में पुलिस की अपॉइंटमेंट्स पैसे लेकर होती हों, SHO और DSP और SP हजरात पैसे देकर थानों में और इलाके में लगेंगे और लाखों रुपया ऊपर तक जाता हो, मिनिस्टर लेवल तक जाता हो, तो ये तो बिल्कुल तस्लीम शुदा बात है कि वो पैसा कहाँ से वो ऑफिसर लेगा। डेफिनेटली ये जितनी चोरियाँ, जितनी डकैतियाँ अभी जो आज़ाद शुमार आए हैं कि हर 7 मिनट में एक शहरी लुटता है और हर 10 मिनट में एक घर लुटता है, कंफर्म। 7 मिनट में एक शहरी, कराची की रिपोर्ट है, कराची की रिपोर्ट, और 10 मिनट में शहरी लुटता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल, पंजाब हो, KPK हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, यही सूरत हाल है। अगवा, डकैती, कत्ल, चोरियाँ। अच्छा अमान भाई, माजरत चाहता हूँ, ब्रेक का वक्त है? अच्छा, 2 मिनट्स है हमारे पास, सॉरी, माफी। ये जो जितनी भी चीज़ें और वारदातें हो रही हैं, इसकी वजूहत यही है कि यहाँ पे जो पुलिस लगती है तो वो उनके अंदर हमारी ना इस्लाहात हुई हैं और ना वो शफाफ तरीके से लगते हैं। 2 तरीके से लगते हैं। सियासी वाबस्तगी है, पुलिस सियासी वाबस्तगियों के साथ अटैच्ड है और पैसे दे के वे अफसरान लगते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि आप ये दिमाग से निकाल दें कि यहाँ असला कंट्रोल होगा या यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ कंट्रोल होंगी, ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप पुलिस को पोलिटिसाइज किया हुआ है वो भी ना ख़त्म की जाए और रिश्वत के साथ वो लगती हैं। तो अब जो हमारे पास है कि जिस तरीके से, क्योंकि हमारा शहरी, हमारे लोग जो थाने से जाते हुए डरते हैं। आज मेरे घर पे, आपके घर के, इन बटोर घर के बाहर अगर मोबाइल खड़ी हो जाए तो हम दूर से भाग जाएंगे। हमें पुलिस की मोबाइल से अमन नहीं, हमें खौफ महसूस होता है कि ये क्यों आई है, हमें उठाने के लिए, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं है कि पुलिस से या हुकूमती इदारों से हमें कहीं अमन व अमान या हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे अंदर डर और खौफ है। लोग अपनी जायज़, जैसे भुट्टो साहब ने कहा कि हमें डर है
कि भाई हमें जो है अगर हम किसी चोरी की या मोबाइल चोरी की या किसी बड़ी वारदात की रिपोर्ट हम इसलिए नहीं करा पाते कि हमें पता है कि लोग FIR नहीं कटवाते, FIR कटवाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। FIR कोई शहरी ऐसा मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में जो बगैर पैसे के FIR कटा ले। ऐसे बहुत से लोग जिनके फोन वगैरह स्नैच होते हैं या कोई डकैती वगैरह होती है, राजनी वगैरह होती है, तो वो नहीं जाते थाने में, वो कहते हैं नहीं हम नहीं रिपोर्ट करवा रहे। कोई लोग मतलब जाते नहीं, पता है कि कत्ल हमें हो साफ गए, मिला नहीं कत्ल हो गए, है। लोग कहते हैं हमें केस नहीं चलाना, मर्डर हो गए नहीं कराना, लोगों को डकैतियां हो जाती है, लोग थानों में नहीं जाते, लोगों के बच्चे अगवा हो जाते हैं, लोग नहीं जाते क्योंकि एक तो नुकसान हो गया, ऊपर से पैसे पुलिस वाले उल्टा ही उन पे शक करते हैं, उनसे पैसे लिया बगैर आगे कार्रवाई होती नहीं है। अगर ये सूरत हाल चलती रही तो आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है, मैं आखिरी बात पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क बढ़ते हुए जराइम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब और अमानुल्लाह खान राजा साहब। हम आप मेहमानों को एक दफा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। भुट्टो साहब, जैसे वक्फे से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि पुलिस का निज़ाम जो है उसमें थोड़ी सी कोताहियां हैं, वो उनकी गफलत बरतने की वजह से भी क्राइम की शरह में इजाफा हो रहा है। उसके अलावा वैसे भी और अगर देखा जाए कागजी तौर पर तो और भी बहुत कुछ है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बेशुमार ऐसी वजूहत हैं, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप दूसरे के जो है ना उसकी जान के दुश्मन बन जाए और उसके यहाँ पे एक आम आदमी, शरीफ आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है जुर्म से, उसके यहाँ पे गन रख दी जाए और उसे कहा जाए कि ला अभी अपना फ़ोन भी दे दे और अपना पैसे भी दे दो और बाइक भी दे दो, गाड़ी भी दे दो। मतलब ये ज्यादती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये अगर करप्शन की बात कर रहे हैं आप लोग, तो करप्शन का खात्मा कैसे होगा? क्या सिर्फ हमारे जो बड़े बड़े जो साबिक सियासतदान जो इक़्तिदार में रहे हैं, क्या उन्हीं का गिरेबान, उन्हीं का केस, उन्हीं का सारा कुछ जो है वही करप्शन के ज़मरे में आता है, ये इदारों की जो सारी जो लापरवाहियाँ और इनकी जो बदमाशियाँ हैं ये भी करप्शन में आती हैं? आप देखें कि इस वक्त जिस इदारे में जिसके पास अथॉरिटी है वो अपना काम दिखा रहा है। या ईमानदारी से आप मुझे बताएं, क्या रिश्वत यहाँ पे ख़त्म हो गई है? क्या सिफारिश ख़त्म हो गई है? मतलब तो करप्शन ये किसने ख़त्म करनी है? ये अवाम खुद निकल क्या करेंगे? ये भी अदालतों की और हुकूमतों के काम है। फहीम भाई, ज़बरदस्त आपने बात की है। और करप्शन बढ़ गई है, करप्शन ख़त्म नहीं हुई, करप्शन नीचे है। हम ऊपर जाके वज़ीर-ए-आज़म को, मिनिस्टरों को पकड़ रहे हैं, करप्शन नीचे हमारी जड़ों में बिल्कुल फैल के चुकी है। जैसे नासूर होता है ना, कैंसर, उस तरह हमारी वो जड़ों के अंदर फैलती गई है। आम बंदा वो हर चीज़ महंगी करता जा रहा है। जी महंगी है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो पैसे ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। उसने अगर 10,000 रुपये आगे दे के दूध महंगा कर दिया, सब्जियां महंगी कर दी, हर चीज़ हमारे पास वो महंगी होती जा रही है क्योंकि उसने जाके पैसे दे दिए। अगर सब्जी मंडी चले जाए तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, बाकी जो इंस्पेक्टर है वो अपनी कमीशन और रात को रिश्वत लेके चीज़ें महंगी कर देते, उनको कोई पकड़ के जेल में डालने वाला नहीं। यहाँ पे जब तक सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा, अगर पुलिस वाले पकड़े गए तो मेरी समझता है कि वो उनको कोई सज़ा मिलेगी, कोई उनकी अपने पट्टे भाई उनको छुड़वा लेंगे। वो एक सिस्टम है। और कभी भी अदालतों के अंदर जितनी करप्शन है उसको आप देखें, नेब के अंदर जितनी इस वक्त करप्शन है वो हमारी सोच है। अरबों रुपए की रिश्वत ली जाती है नेब में, जी आपका केस खत्म हो रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके हमारे पास सबूत है, वो पैसे दे के केस खत्म हो गए, जो गिरफ्तार हुए और बात खत्म, रात गई दिन गया, बात खत्म। ये चीज़ें हो रही हैं। और जो ज़्यादातर जो हमारे पास क्राइम कराची का जो बड़े शहरों में बड़ा है, ईरान से लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी कब्जे की जगहों पे पहले घर, ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करके वहाँ घर बनाए जाएंगे, फिर लोगों को लूटा जाएगा, उनको जान और माल की हिफाजत नहीं होगी। सबसे पहले हमारे बॉर्डरों पे जो चेक पोस्ट है वो पैसे लेके क्यों लोगों को छोड़ रहे हैं, क्यों वहाँ पे चेकिंग उस तरह से नहीं होती, हथियार क्यों नहीं आते? तो सबसे तो उन लोगों को सरेआम सूली पे लटकाया जाए, बिल्कुल गोली मार दी जाए उन जो हमारे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो क्यों वहाँ पे लोगों को आने दिया जा रहा है? हथियार आपकी स्मगलिंग होके आ रहे हैं, मंशियात आपकी स्मगलिंग होके आ रही है, यहाँ पे शराब आपको स्मगलिंग होके मिल रही है, सारी गंद जो आती है वो अब भी स्मगलिंग होके आती है। तो क्या वो पूरे बलूचिस्तान में ओपनली एक पेट्रोल बेचा जाता है जो स्मगलिंग का पेट्रोल अभी भी वही पेट्रोल जिसको ईरानी पेट्रोल कहते हैं, वो अभी भी टैंकर आपको कराची से लेके पूरे पाकिस्तान में 20 रुपए कम के बुनियादों पे अब भी मिलता है। बहुत सारे पेट्रोल पंपों पे अब भी आपको पेट्रोल मिलता है, मगर कोई छापा मारने वाला नहीं। वो आपको सिर्फ एक ट्रक पे 50,000 1 लाख रुपए के चक्कर में वो बंदा छोड़ देता है। रोजाना की उनकी दिहाड़ियां हैं, 5-6 लाख कमा के एक अफसर वहां से दिल्ली की बुनियादों पर कमा के जा रहा है। वो अरबपति कैसे हो गया, खरबपति कैसे हो गया? यहाँ से वो
पुलिस वाले जो करप्ट हैं वो अमेरिका और लंदन में कैसे उन्होंने जायदादें बना ली, उनको यहाँ पे जो जायदादें हैं वो जब्त क्यों नहीं हो रही, पैसे कहाँ से आ गए। इसमें मलूस सियासतदान भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, बिजनेसमैन भी है, सब मलूस है। अगर किसी पे कोई हाथ डाल जाता है तो उनको जी छुड़ाने के लिए पूरी करप्ट माफिया पीछे आ जाती है। जैसे अगर मियां नवाज शरीफ की बात की जाए तो इतनी सजा है, सब कुछ, वो घर चला गया, अब जरदारी साहब घर चला जाएगा। तो ये जब सजा किसी को नहीं मिल रही, सिर्फ आम गरीब बंदा वो तो जाके जेल में बैठा हुआ है, जेलों का निज़ाम वो बेहतर नहीं है और सजा तो मिलती नहीं। थाना अब जो तहकीकाती अफसर रखे गए हैं पुलिस के अंदर जो निज़ाम है, उनको तहकीकात के तय की भी पता नहीं है कि किस तरह करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की आय का कोई पता नहीं उनको कि कैसे होगी। वैसे जाहिल अनपढ़ किस्म के लोग जिनको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं होती उनको डाल देते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि जी वो करेंगे आपकी। और पुलिस के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, मोबाइल छीनी जाती है, वही मोबाइलें आपको बेची जा रही हैं। पीटीआई के बड़े बड़े दावेदारी जी वो बेची नहीं जा सकती। यहाँ से वो जो लाखों मोबाइलें जा रही हैं वो बाहर आपकी जा रही हैं, वो आपको ईरान में वही मोबाइलें आपको मिल रही हैं। यहाँ से वो कैसे जा रही हैं, कैसे वो अपने ट्रकें भर भर के वो ले जाते हैं, बेच रहे हैं। जो मोटरसाइकिलें यहाँ से छीनी जाती हैं उनके फिर पार्ट्स निकाल के नई मोटरसाइकिल यहीं पे बन रही है। तो कैसे बन रही है सर? यहाँ पे गाड़ियां जो चोरी हो रही हैं या वैसे भी यहीं पे उनके पुर्जे सारे बिक रहे हैं। मैं कल परसों दोस्त बता रहा था कि उसकी गाड़ी का शेरशाह वगैरह चले जाए, यहाँ पे शीशे तोड़ के सामने से पूरा पैनल उठा के ले जाते हैं। वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का पैनल है, वो यहाँ से आपको प्लाजा चले जाए, अपनी चीजें, आपकी गाड़ी के शीशे टूटते हैं, वो चोरी हो जाते हैं। वो वही मार्केट है यहाँ, वहां से आपको खरीदने पड़ जाते हैं। मतलब अब ये तो इसमें कोई झूठ वाली बात है, सब जानते हैं ऐसा ही है, चोरी होते हैं और यहीं पे बिकते हैं, वहीं पे आप खरीदते हैं। आप प्लाजा की बात करें, उसके सामने जो थाना है वो करोड़, उसका SHO करोड़ रुपया दे के लगता है क्योंकि उनसे वो भत्ता मिलता है, तो उनका भत्ता बंद ही नहीं हो पा रहा ना भाई। सर आप क्या ख्यालात रखते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं बिल्कुल आप दोनों की बातों से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, अब जब जो रियासत का काम है रोजगार प्रोवाइड करना, जब रियासत जब नौजवान डिग्रियां लेके हाथों में घूम रहे हों और उनको कोई नौकरी ना मिले, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? यही नतीजा निकलेगा कि वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी, स्ट्रीट क्राइम्स होंगे। और इसकी वजह ये है कि रियासत जो कि कुछ भी नहीं कर पा रही, और रियासत के जो वायदे थे झूठ पर मबनी थे, और हम लोगों ने, इसकी वजह ये है कि यहाँ जो इंतखाबात होते हैं वो टोटली इंजीनियर्ड इंतखाबात हैं। यहाँ पे वोट आपको डाला जाता है, जीत मैं रहा हूँ, मुझे वोट डाला जाता है, जीत भुट्टो साहब रहे। तो ये जब सूरत हाल होगी, जब इस मुल्क के लोगों को उनका अपना हक है राय दही सही इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, डाला किस इंसाफ यहीं से ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे सूरत हाल में माशरा कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। यहाँ तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है आवाम को खुद, इन 1% वो लोग जो इस मुल्क पर पिछले 77 साल से हुकूमत करते चले आ रहे हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये 2000 से कम लोग हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें सियासतदान भी हैं, पूरे 22 करोड़ से ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आवाम इत्तेहाद करें इस 1% माफिया के खिलाफ। और हम जब ये निकल आएंगे, और ऐसा हुआ है, ईरान में हुआ है, लीबिया में हुआ है, इराक में हुआ है, इंडिया में दिल्ली के अंदर आम जनता पार्टी ने किया है। तो इस तरह जब अवामी इत्तेहाद शरीफिया के खिलाफ निकलेगा, बगावत करेगा, तो हमारे मामला दुरुस्त होंगे। सर मैं माजरत चाहता हूँ, वक्फा लेंगे, वक्फे से वापस आ गए सर, बस किस्मत ही है जी साड़ी किस्मत। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। सर ठीक है, अब आप हालात के बारे में बता रहे थे, मुझे सिर्फ ये बताइए कि रेंजर्स एक ऐसा इदारा है जिस पे मतलब हम लोग बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं और ट्रस्ट करके लेके आते हैं, और वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आते हैं। रात को देर तक जो है वो अपनी मतलब लोगों को रोक भी रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, इस तरह तो सही है। अगर उनके होते हुए भी हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो रेंजर्स का दबदबा था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है ख़त्म हो रहा है। और रेंजर अगर इस शहर से चली जाए और सूबे से चली जाए, तो मैं समझता हूँ क्राइम कम से कम 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाएगा। ये रेंजर्स की वजह से आपका जो क्राइम रेशो है ये कम है। और ये चूँकि वहाँ पे पोलिटिसाइजेशन नहीं है, वहाँ पे रिश्वत नहीं है, तो वहाँ पर एक तरीके से वो शहरियों को 100% वहाँ रिलीफ मिलता है।
लेकिन वो जो मुजरम पकड़ते हैं तो वो उसको पकड़ के थाने के हवाले करते हैं, फिर वही रवायती अंदाज, वही सिस्टम शुरू होता है और रिश्वत दे के बाहर आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि CID एक फारूकी साहब होते थे SSP CIA, और उन्होंने कहा कि अगर आप CIA हटा दें, CID हटा दें तो तकरीबन 80% क्राइम पहले 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 48 घंटे में क्राइम ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस की निगरानी में क्राइम हो रहे हैं और ये इसमें कोई झूठ ही नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि पहले से पता होता है कि यहाँ वारदात होने वाली है, थानों को पता होता है, आप थाने में जा रहे हैं रिपोर्ट कराने के लिए, कोई शरीफ आदमी का काम नहीं है कि थाने में जाकर रिपोर्ट कराएगा, वो उसको ऐसी निगाह से देखेंगे, वो एक तो वो लुट-पुट कराया है, ऊपर से थाने वाला उससे पैसे मांगेगा, वरना वो घंटों बैठा रहे, उसको कोई सुनवाई नहीं है। कई लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, आज भी ऐसा निज़ाम है हमारा कि इंसाफ है ही नहीं। लोग जो है जेलों में सड़ के मर गए। जेलों के अंदर ये सूरत हाल है कि जहाँ 2000 कैदियों की गुंजाइश है वो 8000 कैदी मौजूद है। तो जब ये सारा काम तो रियासत का है, जब रियासत ही खुद साफ सुथरी नहीं है, रियासत के लोग जिनको अवाम ने मुंतखब किया नहीं है, वो जब इस तरह सूरत हाल से बैक डोर से आते रहेंगे तो उन्होंने अवाम की क्या खिदमत करनी। सही। अच्छा भुट्टो साहब, ये बताइए कि CCTV कैमरास जो हैं, जिसके ऊपर हमारी मतलब गवर्नमेंट का अच्छा खासा बजट लगता रहा है और जो सिटी गवर्नमेंट है, ये मेरा ख्याल उसी की सारी जिम्मेदारी में आता है ना सब कुछ, तो वो CCTV कैमरास क्या अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? क्या उनसे अगर कोई शक्ल नजर नहीं आती है, कोई बंदा नहीं पकड़ सकते हम लोग शहर में, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्यों हैं? और वो उन आज भी जितनी फुटेजेस हम टीवी पे देखते हैं, ये किसी दफ्तर की, किसी बैंक की, किसी घर की, किसी दुकान की, उनकी फुटेजेस इकट्ठी कर करके देख रहे होते हैं। तो ये सरकारी कैमरे किधर हैं? जो कह रहे थे कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, वो कौन सी आंख है जो नजर नहीं आता? फ़हीम भाई ज़बरदस्त सवाल किया। कैमरे की आँख जो देखती है वो 12,000 कैमरे अरबों रुपए से लगाए गए, मगर वो कैमरे की आँख हमें देखती नहीं। वो कटारा और ऐसे छोटी सी जैसे गाड़ी की नहीं कैमरे लगी हुई इस तरह, जिसकी कोई रिजल्ट नहीं होती। मगर दुनिया के अंदर पूरे जो निज़ाम है, आप अगर बाहर के ममालिक में जाएँ तो जो आपके घर में, आपकी दुकान में कैमरा लगा हुआ है, उसका कनेक्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ, जो सिटी गवर्नमेंट होती है या जो भी होती है उसके साथ ऑटोमेटिक लॉ होता है। यहाँ पे वो लॉ ही नहीं है। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली जो भी लगा रही है किसी ने घर में, दुकान में, चाहे हम अपने ऑफिस में लगा रहे हैं, उसका लिंक ऑटो कनेक्शन सिस्टम के साथ लग जाता है, पूरा वो मॉनिटर होता है। यहाँ पे खाली कराची की बात करें, कोई आपके कोई 10 लाख से ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, मगर वो आपके जो 12,000 हैं वो सरकारी हैं। मगर ये एक नेटवर्क बनाया जाए, वो 10 लाख कैमरे प्रॉपर तरीके से आपका एक गवर्नमेंट का निज़ाम बन सकता है बगैर किसी खर्च करने। मगर गवर्नमेंट वो लॉ पास नहीं कर रही, वो प्रॉपर नहीं कर रही। जो लोग अफसर ये लॉ पास करना चाहते थे उन्होंने तजवीज़ें भी दी, मगर वो उनकी सरकार के कान पे वो बात नहीं आती। अभी अगर हालिया बात कर ले तो अगर मैं बात कर लूँ कराची ईस्ट की, SSP अजफर मैसर ने कुछ क्रिमिनल पकड़े जो यहाँ पे मर्डर्स में और बहुत सारे वाक़यात में मलूस थे। उन क्रिमिनल से खुल के बताया कि जी हमारे तो ताने बाने और ताल्लुकात उठना बैठना मौजूदा हुकूमत से है। तो उस पर जी उसको जलील करके कहा गया जी तुम कौन होते हो एज ए SSP के, जी आप बंदे को खड़ा करके बताते हो जी आपके ताने बाने तो हुकूमत से मिलते हैं। उसको चीख पड़ी, CM चीख पड़ा है कि तुम्हारी औकात कितनी है, SSP ऐसे कैसे किया। तो जब ये हालात हो, कोई अफसर सरकार को बता देगी जी इस क्रिमिनल के ताने बाने आपसे मिल रहे हैं, ये बोल रहा है, तो उसको सूबा बदर कर दिया जाए, उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाए, तो फिर कौन अफसर जुर्रत करेगा, कौन ऐसी और हमने करेगा? देखा है कि ईमानदार अफसर को वो दूर जाकर फेंकते हैं कि पंजाब जाओ, इस्लामाबाद जाओ, उठा के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे अगर FIA की बात कर ले तो FIA के अंदर जो DG थे बशीर मेमन, उसको जी खड़ा लाइन लगा दिया PTI हुकूमत ने कि जी तुम जो फैसले दे रहे हो, जो चीज़ें हमारे मिनिस्टरों को कैसे पकड़ोगे। तो उसने कहा कि जी आपके जो फिलहाल ये 3 मिनिस्टर मतलूब हैं आके बयान दे दे, तो उसको जी 3 महीने छुट्टी करा दी गई। उसने आकर शर्मिंदगी में 5 दिन पहले एज ए डायरेक्टर जनरल FIA से इस्तीफा दे दिया अपनी जॉब से कि मैं ऐसे मुल्क में अब नौकरी भी नहीं करूँगा जहाँ पे हमें ईमानदारी के साथ काम नहीं करने दिया दे। अच्छे अफसरों को ईमानदारी के साथ इस मुल्क में, चाहे वो नेब हो, चाहे FIA हो, पुलिस हो, उनको खड़ा लाइन लगा जाता है, साइन लगा जाता है, काम भी नहीं करने देता। यहाँ बिल और कानून पास नहीं होते। आप मुझे, क्योंकि प्रोग्राम में अभी बहुत आखिरी लम्हात है, मुझे शॉर्टली आप बताइए सॉल्यूशन क्या है?
हम हल की तरफ अगर जाएं तो हल क्या हो सकता है? हुकूमत को हंगामी और इमरजेंसी बेसिस पे क्या फैसला करना चाहिए? अमन के लिए बेहतरीन कानून साजी लॉ पास करना पड़ेगा। अमन के लिए कोई ऐसा मुनज़्ज़म लॉ, जैसे दुनिया में पायदार लॉ है, सीसीटीवी जैसे में से कहा कि ये लाखों कैमरे लगे हुए हैं, उसके लिए अगर कानून पास किया जाए और क्रिमिनल को सरेआम सूली पर लटकाया जाए, उनको सज़ा दी जाए, उनको रिश्वत बंद करके कम से कम जो पुलिस रिश्वत देती है वो कम से कम क्रिमिनल के मामले पे रिश्वत नहीं ले, तो मैं समझता हूँ कि हालात ठीक हो सकते हैं। और जैसे पहले भी कराची के अंदर आप जानते हैं कि जी भत्ता और लोगों के मर्डर होते थे, आग जलाई जाती थी, दुकानें बंद होती थी। जब एजेंसियों ने अमन करना चाहा तो अमन खुद ब खुद हो गया। सर आप शॉर्टली क्या सोल्यूशन है? मैं मेरे पास तो यही है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत जब तक जो है जॉब्स प्रोवाइड नहीं करेगी, पब्लिक को सहूलतें नहीं फराम करेगी, ये हुकूमत का काम है, और आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेगी तो आप ये नहीं। और दूसरा जो है ये पुलिस जो कि आपके खुद एक क्रिमिनल पुलिस है, और क्रिमिनल लोग इस पुलिस के अंदर आए हुए हैं, तो ऐसे सूरत हाल में ये नामुमकिन है कि इस मुल्क में और इस शहर में अमन आ जाए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अमानुल्लाह साहब, आप तशरीफ लाए। हमीद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, और आप मेहमानों की बात की आगे बढ़ाता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सज़ा और जज़ा के निज़ाम को बेहतर करे। जब तक ये बेहतर नहीं होगा तब तक जो है ये मसाइल हल नहीं होंगे, और बेरोज़गारी और गुर्बत के खात्मे पे जब तक काम नहीं होगा ये क्रिमिनल्स जो हैं ये पैदा होना बंद नहीं होंगे। आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, और आज ये प्रोग्राम पेश किया गया टक्स टिश्यूज़ के ताउन से, जिनका कहना है कि ये 100% हलाल है। खाना और स्किन दोनों को साफ रखे, नरम मजबूत जज़ब करने की बेहतरीन सलाहियत है इनमें, बहुत मुफीद हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से डिस्पोज हो जाएं, हाथ जगह शेल्फ टेबल डिशेस कुछ भी आसानी से साफ हो जाए, ये इनका पैगाम है। फहीम अब्बास को न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।